हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपके बीएससी एग्रीकल्चर जो सेकंड सेमेस्टर हैं। बीएससी एग्रीकल्चर के जो आपका सेकंड सेमेस्टर हैं, उस सेमेस्टर में जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ दिनों से मेरे यहाँ पर लेक्चर कुछ वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था मेरे चैनल पर। कारण ये था कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा बिजी था। आप लोगों का एग्ज़ाम का शेड्यूल मुझे देखना था और आपका एग्ज़ाम का स्टार्टिंग 20 तारीख से अब स्टार्ट हो गया। 20 अप्रैल से आपके यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने के बाद मई के लास्ट में आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो अब अभी आपके पास लगभग की अगर मैं बात करूँ, मई का 15 दिन अभी बाकी है। 15 दिन तो नहीं है, बहुत कम, और 30 डे है, और लगभग 40 से 45 डेज आपके पास हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आपके अच्छे नंबर आने की संभावना है। अब की बार थोड़ा सा यूनिवर्सिटी चाह रही है कि थोड़ी सी आपके जल्दी आपका एग्ज़ाम लेने की। आपका सेमेस्टर पहला जो सेमेस्टर था, फर्स्ट सेमेस्टर, वो थोड़ा लेट हो गया था, जिस वजह से अभी सेकंड सेमेस्टर अभी आपका ये बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर ये किसका एग्ज़ाम होगा। अभी तक तो ये एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा। एक्सटर्नल की बात करें तो आपको जो अदर कॉलेज में एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ता है ना, उसके लिए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है। ये कॉलेज एग्ज़ाम नहीं है, यूनिवर्सिटी है। ओके, तो अभी आपका सेकंड सेमेस्टर में मई के लास्ट में ये स्टार्ट होगा। मई के लास्ट जब भी आपकी डेट शीट आ जाएगी, उससे पहले मैं वही सेम आपको एग्ज़ाम पेपर आपका सोल्व कराऊंगा। उससे पहले आपको पढ़ाना ज़रूरी है, उसके बाद ही एग्ज़ाम पेपर सोल्व करने चाहिए। तो जब भी आपकी डेट शीट आ जाएगी, उस तारीख से आपके एग्ज़ाम का जो भी आपका जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे हुए हैं सभी का ही आपको वीडियो मिल जाएगा विद पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से। 2 पार्ट आएंगे उसी में, सेम जैसे पहले आते थे। और आशा करता हूँ जैसे पहले आपको हेल्प मिली है इस एग्री विद कीवर्ड्स चैनल से, और आगे भी आपको हेल्प मिलती रहेगी। अगर किसी ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम सिलेबस की बात करेंगे, उसके बाद हम वीडियो आपको जारी करेंगे, वीडियो भी अपलोड होगा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो है सेकंड सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। ये क्रॉप फिजियोलॉजी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री, पादप जैव प्रौद्योगिकी या जैविकी बोलते हैं इसको, प्लांट बायोकेमिस्ट्री है ये, जैव रसायन। फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट है। फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है। फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसीज क्रॉप है। फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन है। फूड प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इशू है। ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स है। ये सभी हैं आपके यहाँ पर जो सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट आपको पढ़ना है। और ये आप लगभग पेपर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एग्ज़ाम आपके होने हैं। ठीक है, इनके पेपर प्रैक्टिकल भी हैं और आपका इनका थ्योरी भी है। इसका प्रैक्टिकल नहीं होता है, लेकिन बाकी का सभी का प्रैक्टिकल होता है और थ्योरी भी है, और इनके इंटरनल एग्ज़ाम भी होते हैं। तो अभी आपके पास समय बहुत कम है, तो आप स्टडी से वही 80-20 वाला 80-20 वाला जो रेशियो होता है वही कीजिए। आप 20% पढ़िए कि आपके 80% नंबर आए, आप 80% मत पढ़िए कि आपकी 20% नंबर आए। तो आप 20% वाले पर एक फॉर्मूला मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये बैंक में लागू होता है। आपको इनमें से सभी सब्जेक्ट का 20% पढ़ना है, और वो 20% जो आपको 80% नंबर आए। ठीक है, तो इसी पे ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हमारा जो सब्जेक्ट है, जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा और क्लास में भी पढ़ाऊँगा, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वेजिटेबल एंड स्पाइसीज क्रॉप, ये मेरा सब्जेक्ट है। फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड एजुकेशन, 2 सब्जेक्ट मेरे इस सेमेस्टर में रहेंगे। सेकंड सेमेस्टर में मैं 2 सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूँ 10 में से। ठीक है, बाकी इन पे भी मैं वीडियो लाऊंगा, जितने भी ये सब हैं सब्जेक्ट हैं इन पे भी सभी पे मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, बट जो मेरा क्लास में भी रहेगा और जिसका प्रैक्टिकल थोड़ी सभी ये मेरा सब्जेक्ट दोनों रहेंगे, आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट कि अब आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। इससे पहले जो मेरा सब्जेक्ट था हॉर्टिकल्चर, ये मैंने आपको पढ़ाया है और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे इसमें। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट मैंने पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर करा के दिया था। ऐसे ही हमारा जो सब्जेक्ट है ये 5th सेमेस्टर का है। कोई 5th सेमेस्टर आपकी बनते नहीं है, अभी एक सेमेस्टर 2 4 6 चलेगा।
वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड स्पीसीज ये आपके यहाँ पर है। अब ये सिलेबस है, इसमें स्टूडेंट आपको क्या पढ़ना है। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल एंड स्पीसीज एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड नेशनल इकोनॉमी। जो वेजिटेबल्स हैं और जो स्पाइसीज हैं उनका ह्यूमन न्यूट्रिशन में क्या इंपॉर्टेंस है, नेशनल इकोनॉमी में उनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। हिंदी की बात करें तो सब्जियां और मसालों का क्या महत्व है मानव आहार में, मानव आहार में सब्जियों और मसालों का क्या महत्व है। और जो राष्ट्रीय इकोनॉमिक्स है यानी कि आर्थिक की बात करें, नेशनल की बात करें तो नेशनल इकोनॉमी में उसका क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डन। उसके बाद क्वेश्चन है इनका क्रॉप्स है। फिर आपको क्रॉप्स पढ़नी है स्टूडेंट्स। क्रॉप कौन कौन सी पढ़नी है, देखो जो भी आपकी क्रॉप्स हैं, जैसे कि आपको उनका कल्टीवेशन पढ़ना है, सोविंग पढ़ना है, सोविंग टाइम पढ़ना है, ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक, ये सारी चीज़ें मैं कराऊंगा, ठीक है। इसमें जो भी फसलें आपको पढ़नी है, फसलों की मैं बात करूँ तो फसलें आपकी हैं सोलेनेसी फैमिली से हैं, जैसे आपका पोटैटो है, टोमेटो है, ये आपको पढ़ना है। कॉलीफ्लावर, फूल गोभी है, ऑनियन है, प्याज, भिंडी है, ओकरा, बॉटल गार्ड है यानी कि आपके लौकी हैं, बीटा गार्ड है यानी कि करेला है। मसालों की बात करें तो आपकी जिंजर है, टर्मेरिक है, कोरिएंडर है, क्यूमिन है, ठीक है, फ्यूनल है, मेथी वगैरह, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, इलायची, ये सारा आपका सिलेबस है। इस सिलेबस को हम कवर करेंगे, ठीक है। ये हमारे यहाँ रहेगा। इसमें से आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो मैं आपको डेली वीडियो में बताता रहूँगा, ठीक है। तो ये मेरा सिलेबस रहेगा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल्स का, क्योंकि इसका PDF आप लोगों के पास अवेलेबल भी होगा सिलेबस का। तो ये पूरा डिस्कस नहीं करूँगा मैं कि भाई अब मुझे भी बता दीजिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या पढ़ना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो मैं वीडियो लाऊंगा वो आपके एग्ज़ाम से बाहर नहीं होगी, आपके सिलेबस से बाहर नहीं होगी। जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं अभी तक आपने देख भी लिया होगा कि मैंने कोई भी चीज़ें आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ाया है, आपके सिलेबस के अंतर्गत ही मैंने पढ़ाया है। तो मुझे इतना अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि आपको वे चीज़ें मैं आप प्रोवाइड कराऊँ जो आपके सिलेबस से रिलेट हो, आपके कोर्स से संबंधित हो। तो हम वेजिटेबल प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। तो डेफिनेशन की बात आती है, देखो यहाँ पर मैं 10 नंबर का क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपके पेपर में मिलेगा कि सब्जियों का क्या महत्व है, मानव आहार में सब्जियों का क्या महत्व है। या फिर आपसे पूछ लेंगे कि जो राष्ट्रीय इकोनॉमी की हैं यानी कि राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में या आर्थिक इकोनॉमी की में इम्पोर्टेंस क्या है वेजिटेबल का, उस पर डिस्कस कीजिए। बट वेजिटेबल्स इम्पोर्टेंस ज़रूर पढ़ के जाइएगा स्टूडेंट्स। 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपके पेपर में मिलेगा ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं। तो वेजिटेबल्स क्या होती हैं, तो देखो वेजिटेबल्स की बात करें तो सब्जी कहती हैं इसको। वेजिटेबल वह शाकीय पौधा होता है जिसका उपयोग मानव अपने भोजन के रूप में करता है। उसे या तो वो राह खाता है, कच्चा खाता है, या उसको पका के खाता है, ठीक है। वो मटेरियल्स वो सभी जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए यानी कि मानव की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। तो आप वेजिटेबल कह सकते हैं। वेजिटेबल इज ए हर्बेसियस प्लांट होता है। हर्बेसियस मतलब शाकीय पौधा है, सॉफ्ट पौधा होता है, शाकीय प्लांट होता है। यह तो वो क्या होता है, एक वर्षीय होता है। एनिमल्स का मतलब होता है एक वर्षीय, ऐसा पौधा जो अपना लाइफ साइकिल 1 साल में पूरा कर लेता है। या बिएनल्स होता है या पीरियनियल होता है, यानी कि या तो 1 वर्षीय होगा या द्विवर्षीय होगा या बहुवर्षीय पौधे नेचर के होते हैं। बिल्कुल होते हैं। हमारे सब्जियों के जो वेजिटेबल्स होती है, जो सब्जियां होती हैं वे 1 वर्षीय भी होती हैं, 2 वर्षीय भी होते हैं, बहुवर्षीय भी होती हैं। उसके बाद कहता है कि यह तो उनका पूरा प्लांट पार्ट खा सकते हैं, या फिर उसको कच्चा खा सकते हैं, या फिर उसको पकाने की फॉर्म में या कुकड फॉर्म में भी उसको ले सकते हैं। तो ये आपका वेजिटेबल की डेफिनेशन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। आप इसको यहाँ तक रखिए बस। वेजिटेबल इज ए हर्बेस सैकुलेंट प्लांट। सैकुलेंट का मतलब होता है कि जो जिसके अंदर क्या होते हैं, सॉफ्ट होता है, मॉइस्चर जिसके अंदर होता है, जो मुड़ जाती है, यानी कि जिसके अंदर सैकुलेंट की बात करें तो वे 1 मिनट। तो आप सैकुलेंट प्लांट्स को आप कह सकते हैं आप रसीले पौधे, रसीले या फिर गुद्देदार पौधे होते हैं। आपने बहुत बार देखे होंगे सैकुलेंट प्लांट्स, आपको मैं आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो सैकुलेंट प्लांट्स विच हैव द आइदर या तो फिर एनुअल्स होते हैं या बिएनल्स या पीरियनियल्स होते हैं, नेचर के होते हैं।
या तो में उनका पूरा हिस्सा खाया जाता है या फिर उसको कच्चा खाया जाता है या पका कर खाया जाता है। इसे हम कह सकते हैं वेजिटेबल्स। तो सब्जियां आप कह सकते हैं पौधे का वह भाग। सब्जियां वह शाकीय पौधा होता है जिसका उपयोग मानव अपने भोजन के रूप में करता है। ठीक है। वेजिटेबल इज हर्बेसियस प्लांट्स या सकुलेंट प्लांट्स विच आर यूज्ड इन ह्यूमन डाइट या इन विच यूज्ड एज ए फूड। ठीक है, ये मील्स। ओके, तो ये सब डेफिनेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। बोटानिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये स्पर्मेटोफाइटा की डिवीज़न है। क्लास की बढ़े तो क्लास एंजियोस्पर्म में है, और सब क्लास की बात करें तो मोनोकोट या डाइकोट है। फैमिली की बात करें तो जीनस, स्पीशीज, ग्रुप, इस तरह से ये बोटानिकल क्लासिफिकेशन है। लेकिन आपको देना कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से। क्लासिफिकेशन ऑन द प्लांट पार्ट यूज एंड वेजिटेबल। बोटानिकल क्लासिफिकेशन हिंदी में बात करें तो वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण। वनस्पति का मतलब होते हैं ये डिवीज़न होते हैं, ये क्लास होती हैं, ये सब क्लास होती है, ये फैमिली होती है, जिसे आप कह सकते हैं ये कुल होता है, ये विभाग होता है, ये क्लास वर्ग होता है, ये जिनस वंश होती है, जाति होती हैं, ये सब आपको देना पड़ता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑन द प्लांट पार्ट यूज, यानी कि पौधे के भाग के आधार पर जिस प्लांट्स को आप एडिबल पार्ट हैं यूज खा सकते हैं, प्लांट पार्ट कह सकते हैं आप। इसे भी ऐसे भी कह सकते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एडिबल पार्ट, बेस्ड ऑन एडिबल पार्ट। आप इसको भी ऐसे क्लासीफाइड कर सकते हैं, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्लांट पार्ट या वेजिटेबल पार्ट, तो ये भी सही है। तो रूट की बात करें तो कौन कौन सी रूट वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे बीट रूट, चुकंदर का नाम आपने सुना होगा, कैरेट का नाम आपने सुना होगा, गाजर का, मूली का नाम आपने सुना होगा, टर्निप का, सलजम का, स्वीट पोटैटो का नाम आपने सुना होगा। स्टेम वेजिटेबल्स कौन सी होती हैं, जैसे आपका पोटैटो है, नोल होती हैं, गांठ गोभी। लीफ की बात करें तो स्टूडेंट कैबेज हैं, लेट्यूस हैं, अमेरेंथस हैं, कोरिंडर धनिया है, पालक है, मेथी है। बल्ब की बात करें तो बल्ब अनियन है, गार्लिक है, लीक है। फ्रूट की बात करें तो ब्रिंजल है, टोमेटो है, ओकरा है, पी है, बीन्स वगैरह, ये सब फ्रूट वेजिटेबल्स होती हैं। फ्लावर्स की बात करें तो ब्रोकली होती हैं, आपने नाम सुना होगा ब्रोकली का। ठीक है, वो फ्लावर्स आती हैं इसमें। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन, मौसम के आधार पर भी आप कह सकते हैं। वार्म सीजन यानी कि गर्म सीजन, गर्मियों का सीजन। ब्रिंजल है, चिली है, ओकरा है, वाटरमेलन्स हैं, पपकिन है, ये सब आपकी वार्म सीजन की होती हैं। कूल मतलब ठंडे मौसम की फसलें, जैसे आप कह सकते हैं रबी की फसलें आप कह सकते हैं। कुल क्रॉप्स जैसे कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, ये कोल क्रॉप्स होती हैं। किसने दिया था, ये कोलवाट्स ने दिया था नाम कोल क्रॉप्स किसने दिया था, कोलवाट्स ने दिया। जैसे आपका कैबेज है, ठंडे मौसम की फसलें, जो भी वेजिटेबल्स ठंडे मौसम में या कुल सीजन में ग्रो होती हैं उन्हें हम कोल क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, रेडिश, अनियन, पी, पोटैटो, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। बेस्ड ऑन द फोटो पीरियड, फोटो पीरियडिज्म का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, फोटो पीरियड का मतलब होता है यानी कि 24 घंटे में
इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स की बात करें तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इम्पोर्टेंट है ये भी। वेजिटेबल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स का एक वेजिटेबल क्या होती हैं, सब्जियाँ क्या है, एक सोर्स होते हैं किसका, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व। पोषक तत्व मतलब जिसके जो जैसे विटामिन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए में आवश्यक है। द वेजिटेबल्स आर द चीपर सोर्स ऑफ द विटामिन्स, बहुत ही सस्ता स्रोत है किसका, विटामिन्स का एंड मिनरल्स का। चीपर का मतलब होता है सस्ता। जैसे कि मान लो अगर आपने सेब खा लिया और सेब कितने का होगा, एक सेब मान लो लगभग 20 रुपये का होगा, तो उसमें आपको विटामिन्स मिल गया, ठीक है, मिनरल्स मिल गए। जैसे आपने चिल्ली खा ली, मिर्च खा ली, एक मिर्च कितने की हो सकती है, 10 ग्राम अगर मिर्च आपने खा ली तो 10 ग्राम लगभग अगर बात करो तो 2 रुपये या 3 रुपये या 5 रुपये की, तो वो चीपर सोर्स हो गया क्योंकि उसमें विटामिन्स हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें कह रहा है कि इसका मतलब ये है, इस डेफिनेशन या इस लाइन का मतलब ये है कि जो वेजिटेबल्स हैं वो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, और जो चीपर सोर्स है, चीपर मतलब सस्ता, कि आप कम पैसा दे के क्या कर सकते हो, विटामिन्स को ले सकते हो और मिनरल्स को ले सकते हो, ठीक है, कम पैसों से। तो विटामिन ए किस में पाए जाते हैं, लीफ वेजिटेबल्स में, जैसे आपका कैरेट है, स्वीट पोटैटो है, पम्पकिन वगैरह हैं। विटामिन बी किस में पाए जाते हैं, बीन्स वगैरह में, पी में, गार्लिक में, टोमेटो में। विटामिन सी की बात करें तो चिली में, सबसे ज़्यादा ग्रीन चिली, जो चिली होती हैं, तीखी मिर्च जो इसे हम बोलते हैं, कैप्सिकम एनम की बात करें तो सबसे ज़्यादा चिली में ही मिर्च विटामिन सी होती है। ओके, तो ये आपसे पूछा भी जाता है कौन सी वेजिटेबल्स हैं जिसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा होती हैं, तो उसका नाम है क्या, चिली, यानी कि हरी मिर्च। ओके, ग्रीन चिली में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। जब आप मिर्च को खाते होंगे तो उसके अंदर से आपको तीखा सापन या पंजन सी आपको दिखने को मिलती होगी, तो जब तीखा लगती होगी तो उसके अंदर वो कैप्सिकम किसके द्वारा होते हैं, कोई बताएगा मुझे, कोई कमेंट में ज़रूर मुझे ये बताएं कि वो जो तीखापन होता है, पंजेंसी जो होता है, वो चिली में किसके कारण होता है, ठीक है, बताना, कमेंट करके बताना। अंडरग्राउंड स्टोरेज रूट्स एंड ट्यूबर्स आर रिच इन द कार्बोहाइड्रेट। जो अंडरग्राउंड स्टोरेज होती है, जैसे मान लो अपना पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, ये कहाँ पर ग्रो होती है, भूमि के नीचे ग्रो होती हैं, और ये ट्यूबर होती हैं, इनके अंदर क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट इनके अंदर सबसे ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट। लेग्यूमिनियस वेजिटेबल्स की बात करें तो दलहनी फसलें, यानी कि लेग्यूमिनियस फसलें, जैसे आपका पी हो गया, मटर हो गया, काउपी, लोबिया हो गया, फ्रेंच बीन हो गया, क्लस्टर बीन्स हो गया, ये रिच सोर्स होते हैं प्रोटीन इनमें सबसे ज़्यादा होता है। मेजर मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द वेजिटेबल्स, जो मेजर मिनरल्स होते हैं, जैसे आपका कैल्शियम है, आयरन है और जो फास्फोरस हैं, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, वेजिटेबल से प्राप्त होते हैं स्टूडेंट। वेजिटेबल इन ए बैलेंस डाइट, सब्जियों में एक बैलेंस डाइट के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सब्जियां खाते हो, उसमें आपको बैलेंस बना के वेजिटेबल्स को अगर आप खाते हो तो वो एक संतुलन आहार के रूप में आप वेजिटेबल को ले सकते हो। जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है तो आपको पोटैटो का यूज करना पड़ेगा बॉडी बिल्डिंग के लिए, ठीक है। प्रोटीन के लिए आप एनर्जी गिविंग करता है। विटामिन एंड मिनरल्स की बात करें तो ये प्रोटेक्टिव हैं, लीफ वेजिटेबल्स, कैरोट, स्वीट पोटैटो। फाइबर्स के लिए आप कुकम्बर या डोमेस्टिक का यूज कर सकते हैं, खीरे का प्रयोग, खीरा में फाइबर्स होता है। ICMR रिकमेंड करता है, ICMR क्या है, ये रिकमेंड करता है कि हमें जो वेजिटेबल्स खाते हैं, यानी कि एक दिन में हमें 300 ग्राम वेजिटेबल खानी चाहिए। कितनी खानी चाहिए, 300 ग्राम वेजिटेबल्स खानी चाहिए, जबकि मिल रही है कितनी, 200 से 250 ग्राम मिल रही है, लगभग 180 ग्राम या 200 ग्राम मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि 300 ग्राम वेजिटेबल्स हैं उसमें 125 ग्राम आप वेजिटेबल्स 125 ग्राम ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होनी चाहिए, 100 ग्राम रूट्स वाले वेजिटेबल्स होनी चाहिए और 75 ग्राम अदर वेजिटेबल्स आप रख सकते हो। तब जाके आपको 300 ग्राम वेजिटेबल्स खाने, तब जाके बैलेंस डाइट बनती है। ऐसा नहीं है कि आपने आलू 300 ग्राम खा लिया और बोले कि सर बैलेंस डाइट में हूँ, नहीं, गलत है। या आपने लीफ वेजिटेबल्स खा लिया 300 ग्राम, नहीं, आपके पास ग्रीन लीफ भी होनी चाहिए, रूट्स भी होनी चाहिए और आपके पास ट्यूबर्स वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास एक बैलेंस वेजिटेबल्स होना चाहिए। फ्लेवरिंग कंपाउंड्स की बात करें तो कुछ फ्लेवरिंग कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आपका एल्डिहाइड्स की बात करें तो केटोन्स की बात करें तो अल्कोहल की बात करें तो ये देखो मैं बताता हूँ, वेजिटेबल्स अगर आप यूज करते हो तो वो आपके लिए आपकी डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करते हैं,
आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं, छोटी आंत बड़ी उसको साफ़ करने का काम करते हैं। तो वेजिटेबल्स इंपॉर्टेंट्स हैं, बाकी आप लोग इनमें से कुछ पढ़ना चाहे तो देख लेना। टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे बीन्स की बात करें तो उसके अंदर ट्राइप्सिन इनहिबिटर होता है, पी की बात करें तो उसमें फाइटिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो उसमें अमरंथा या बैसिला, ये सब चीज़ें उसके अंदर होती हैं। ठीक है। वेजिटेबल इन द डिजीज प्रिवेंशन, यानी कि कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो आपकी बीमारी को रोकने का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो देखो आप कह सकते हो जैसे एंटीऑक्सीडेंट हैं, कैरेट है, स्वीट पोटैटो है, टोमेटो है, ये डिजीज प्रिवेंशन है, बीमारी को रोकने के काम करती हैं। फ्लेवोनोइड्स की बात करें तो ये क्यूरिस्टीन होते हैं। ऑनियन गार्लिक्स में ये मिलता है। ठीक है। अगर आप ऑनियन या अगर आप गार्लिक खाते हो तो इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है। आपको कैंसर नहीं होगा पूरी ज़िंदगी में कभी भी अगर आप गार्लिक का प्रयोग करते हो, लहसुन अगर आप खाते हो। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वेजिटेबल्स इकोनॉमी की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन है चाइना के बाद। भारत सब्जियों के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है, इस बात को ध्यान रखना है। टोटल एरिया अंडर वेजिटेबल की बात करें तो ये आपका 10.29 मिलियन हेक्टेयर है। टोटल प्रोडक्शन वेजिटेबल की बात करें तो 1188 है। स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल सब्जियों का उत्पादन करता है। इंडियन वर्ल्ड प्रोडक्शन वेजिटेबल्स की बात करें तो 10.7% है। लीडिंग प्रोडक्शन स्टेट मैंने पहले बता दिया वेस्ट बंगाल है। टॉप 3 कल्टिवेटेड वेजिटेबल एरिया एंड द प्रोडक्शन पोटैटो, ऑनियन एंड टोमेटो, ये सारे का सारा तीन कल्टिवेटेड हैं जो एरिया में और प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा हैं। वेजिटेबल्स क्रॉप्स आर द हायर यील्ड देन अदर क्रॉप्स, आप इस पे भी लिख सकते हैं कि दूसरी फसलों से सब्जियों का उत्पाद, अगर आप मान लो अगर आप गेहूं की खेती करते हो या आप धान की खेती करते हो, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन आप वेजिटेबल्स में ले सकते हो। कैन गिव द 10 टाइम्स मोर द यील्ड देन सीरियल क्रॉप, सीरियल क्रॉप से 10 गुना ज़्यादा आप उपज ले सकते हो। प्रेजेंटली यील्ड यूनिट एरिया इज लो, प्रेजेंटली क्या है कि जो यील्ड है उसका यूनिट एरिया क्या है, लो है। दिस प्रोवाइड द स्कोप इंक्रीजिंग उपज उत्पादन में बढ़ाने में, इंश्योर बैलेंस डाइट में, जनरेट इनकम में, आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक्सपोर्ट सिनेरियो की बात करें तो ड्यूरिंग द 2019-20 की बात करें तो नियर एक्सपोर्ट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद इन द इतना करोड़। ठीक है। 9,182 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है। आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि इसको एग्जामिनर को थोड़ा सा इसमें मिल जाएगा। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।